बीना ने निराशा से अपना माथा पकड़ लिया। उसे लगा कि ईशान और बाकियों से इस बारे में बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी थी, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक समझाया। उस समय मरीन्स को बैटरिल्ला द्वीप मिल चुका था जहां आंटी रूज थीं। उन्हें शक था कि रवि ने इस द्वीप पर अपना कोई वंशज छोड़ा है, इसलिए वे सभी गर्भवती महिलाओं की कड़ी जांच कर रहे थे। हालांकि आंटी रूज जानती थीं कि स्थिति निराशाजनक है, फिर भी उन्होंने आरव को जन्म न देने की जिद की। लेकिन यह इंसानों के लिए एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, इसके विरुद्ध जाना असंभव है। आंटी रूज एक साधारण इंसान थीं। खुद पर इस तरह से दबाव डालने से मां और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। सौभाग्य से जब मैं और मेरी मां उनसे मिलने गए तो हमें पता चला कि मेरी क्षमता का इस्तेमाल आंटी रूज के गर्भ में पल रहे भ्रूण पर किया जा सकता है। ठीक है, सटीक रूप से कहें तो जब मैंने आंटी रूज पर इसका इस्तेमाल किया तो इसका असर उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण पर भी पड़ा। इसलिए मैं बैटरिल्ला द्वीप पर ही रुक गई। भ्रूण पर इसका इस्तेमाल किया। ईशान चौंक गया। उसे याद आया कि बीना की डेविल फ्रूट क्षमता लोगों को बूढ़ा या जवान बना सकती है। तो हाँ, मेरा शैतानी फल मेरी या दूसरों की उम्र आजादी से बदल सकता है, बीना ने कहा। मैं इसे उम्र का फल कहती हूँ। आंटी रूज के गर्भ में आरव का विकास बहुत तेजी से न हो, इसके लिए मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके आरव की उम्र को उलट देती थी, जिससे उसकी उम्र लगभग 8 महीने ही रहती थी। इसी वजह से आंटी रूज मरीन के जाने तक टिक पाईं। ईशान को अचानक समझ आ गया और उसने सिर हिला दिया। बात तो सही थी। जैसा कि बीना ने कहा, बच्चे का जन्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ इसलिए रोक सकें क्योंकि आप ऐसा करना चाहती हैं। यह बात कि आरव की मां रूज उसे जन्म देने से पहले 20 महीने तक गर्भ में रही, तार्किक रूप से बेतुकी लगती है। इंसानों में इतने लंबे समय तक गर्भ धारण करते हुए कभी नहीं देखा गया। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ इच्छा शक्ति से हासिल किया जा सके। इसके अलावा बीना को इस मामले की इतनी बारीकी से जानकारी थी, जिससे उसकी कहानी काफी विश्वसनीय लगती थी। गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइटबर्ड पायरेट्स के सदस्यों को भी आरव के रवि का बेटा होने की बात मरीनफोर्ड की लड़ाई के दौरान ही पता चली थी और बाद में उन्होंने आरव से ये बातें धीरे धीरे सुनी। अंत में बीना ने अफसोस के साथ कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं उस समय बहुत छोटी थी और अपनी डेविल फ्रूट क्षमता पर मेरा नियंत्रण ठीक से नहीं था, इसलिए मैंने आंटी रूज को नुकसान पहुंचाया। आरव को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? ईशान ने उससे पूछा। क्या तुमने बचपन में शैतानी फल खाया था? हाँ, मुझे बचपन से ही खाने का बहुत शौक रहा है। एक दिन मुझे अचानक एक डेविल फ्रूट मिल गया और मैंने उसे खा लिया। इस तरह मैं छोटी उम्र से ही डेविल फ्रूट का सेवन करने लगी। जवाब देने के बाद बीना ने ईशान को घूरते हुए कहा, तब मेरी उम्र कितनी थी? हम्मा, क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी औरत से उसकी उम्र पूछना बदतमीजी होती है? ठीक है। ईशान ने हाथ उठाकर समर्पण कर दिया, क्योंकि वह उससे इस बारे में बहस नहीं करना चाहता था। उसने आगे पूछा, चूंकि तुम पोर्टगास परिवार से हो तो तुम्हारे परिवार ने बाद में आरव की तलाश क्यों नहीं की? हम्मा। यह कहते ही बीना गुस्सा हो गई। यह विश्व सरकार की सीपी यूनिट्स के उन कमीनों की वजह से है। आंटी रूज के मरने के बाद उन्होंने किसी तरह पोर्टगास परिवार का पता लगा लिया और उसकी जांच पड़ताल की और इसी बहाने हमारे खिलाफ कार्रवाई की। इससे हमारा परिवार बहुत कमजोर हो गया और मुझे विश्व सरकार ने पकड़ लिया। मेरी डेविल फ्रूट क्षमता का पता चलने के बाद उन्होंने मुझे मारा नहीं बल्कि वापस ले लिया।
यह सुनकर ईशान को अचानक याद आया कि मूल इतिहास में मरीनफोर्ड युद्ध के दौरान दो लोग मारे गए थे, व्हाइटबियर्ड और आरव। शुरुआत में ईशान ने सोचा था कि बीना के आंसू व्हाइटबियर्ड के लिए थे और बदला लेने की उसकी इच्छा भी उसी के लिए थी। लेकिन अब उसकी व्याख्या सुनकर ईशान को एहसास हुआ कि बीना असल में आरव के लिए रो रही थी। उसने ब्लैकबियर्ड को इसलिए ढूंढा था क्योंकि उसने आरव को पकड़कर मरीन्स को सौंप दिया था, जिसके कारण आगे की घटनाएं हुईं। असली अपराधी वही था। इसी तरह आरव को मारने वाला अकैनू था। बीना जानती थी कि वह उसे हरा नहीं सकती, फिर भी वह अकैनू पर चिल्लाई, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अपने चचेरे भाई के लिए, जिसे उसने अपनी आंखों से पैदा होते देखा था। बीना के मन में बेशक कुछ खास भावनाएं थीं। ईशान ने अंदाजा लगाया कि जब वह विश्व सरकार में थी, तब उसने आरव के समुद्री डाकू बनने के बाद उसके वांटेड पोस्टर देखे थे और उसका नाम पोर्टगैस डी आरव देखा था। उसे एहसास हुआ कि उसका चचेरा भाई बड़ा होकर समुद्री डाकू बन गया है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर विश्व सरकार से बच निकली। साउथ ब्लू लौट आई, एक समुद्री डाकू दल बनाया और ग्रैंड लाइन में दाखिल हुई, ये सब सिर्फ आरव से मिलने के लिए। दुर्भाग्य से मूल इतिहास में वह आरव की मृत्यु से पहले उससे नहीं मिल पाई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ईशान की मौजूदगी की वजह से आरव अभी भी जिंदा और स्वस्थ है, इसलिए बीना आखिरकार उसे व्हाइटबर्ड पायरेट्स तक पहुंचा ही देती है। 140 मिलियन बेरीज के इनाम वाली एक सुपरनोवा होने के नाते बीना ने कोई खास मजबूत क्षमताएं नहीं दिखाईं, जो इतने बड़े इनाम के लायक नहीं लग रही थीं। जरा सोचिए, उसके इतने बड़े इनाम का कारण शायद विश्व सरकार द्वारा उसका बंदी बना लिया जाना था। मूल इतिहास में मरीनफोर्ड युद्ध के बाद बीना अपने समुद्री डाकू दल के साथ अकेले ही ब्लैकबियर्ड को ढूंढने गई थी, जिसने 2 शैतानी फलों की शक्तियां हासिल कर ली थीं और बदला लेना चाहती थी। इससे पता चलता है कि उस समय वह कितनी क्रोधित थी। लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण वह न सिर्फ असफल रही, बल्कि ब्लैकबियर्ड ने उसे बंदी भी बना लिया। ब्लैकबियर्ड बीना की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानता था और उसने मरीन से बातचीत करने के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसे एक युद्धपोत के बदले में देने की योजना बनाई। और मरीन्स बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। हालांकि युद्धपोत के साथ जाने वाला अकैनू था, जिससे ब्लैकबर्ड समुद्री डाकू घबराकर भाग गए। जब अकैनू ने बीना को देखा तो उसने कहा था कि जब उसे विश्व सरकार से उसके भागने की बात पता चली तो उसे पसीना आ गया। इससे पता चलता है कि बीना विश्व सरकार और मरीन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ईशान ने उत्सुकता से पूछा, विश्व सरकार, उन्होंने आपकी शैतान फल क्षमता का उपयोग किस लिए किया? ईशान का सवाल सुनकर बीना को कुछ अप्रिय यादें ताज़ा हो गईं। उसने चिढ़कर कहा, क्या मुझे सचमुच ये कहना पड़ेगा? आगे बढ़ो, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते और मेरे साथ इतने सहज रहते हो, इससे पता चलता है कि अवचेतन रूप से तुम मुझ पर भरोसा करते हो। छी! बीना को एहसास हुआ कि वह ईशान की बातों का खंडन बिल्कुल नहीं कर सकती। वह सही था, अवचेतन रूप से वह ईशान को अपना ही मानती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ईशान और उसका कजिन आरव कितने करीब हैं। बस एक ही वाक्य में ईशान ने उसके मनोवैज्ञानिक बचाव को तोड़ दिया। उसने आह भरी और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। विश्व सरकार द्वारा मुझे पकड़ लिए जाने के बाद उन्होंने मेरी क्षमताओं का उपयोग समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर वेगापंक को उनके प्रयोग पूरे करने में मदद करने के लिए किया। बीना के पहले वाक्य ने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वेगापंक इसमें कैसे शामिल हो गया? क्या हो रहा है? ईशान ने भौहें चढ़ाकर पूछा।
तुम वेगापंक के प्रयोगों में कैसे मदद कर सकते हो? पैसिफिस्टा प्रोजेक्ट। बीना ने हाथ फैलाए। क्या आपको लगता है कि बार्थोलोम्यू कुनाल के ये क्लोन शुरू से ही एक ही आकार के बनाए गए थे? जब वेगापंक ने शुरुआत की थी तो उनके बनाए क्लोनों में परिपक्वता की उपयुक्त तकनीक नहीं थी, यानी वे क्लोनों को विकसित नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाता तो उन्हें बार्थोलोम्यू कुनाल जैसा बनने में दशकों लग जाते। तो शुरुआत में उन क्लोनों को मेरी डेविल फ्रूट क्षमताओं का उपयोग करके परिपक्व किया गया था। बीना ने आगे कहा, जाहिर है, वास्तव में पैसिफिस्टा परियोजना के शुरुआती चरणों में उन्होंने बार्थोलोम्यू के शरीर का नहीं बल्कि अन्य लोगों के शरीर का उपयोग किया था। हालांकि उन लोगों के शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं थे और मानव रूपांतरणों को पूरा नहीं कर सकते थे। जब तक शिचिबुकाई बार्थोलोम्यू कुनाल वेगापंक के साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं हुए, तब तक पैसिफिस्टा की छवि को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अन्यथा आज आप जिन पैसिफिस्टा को देखते हैं वे किसी और जैसे दिख सकते हैं। ईशान को अचानक समझ आ गया, लेकिन फिर उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि उसे याद आया कि जज और जर्मा ग्रुप के पास भी एक क्लोनिंग परियोजना थी और जर्मा ग्रुप द्वारा उत्पादित क्लोन मूल रूप से बिना किसी विशेष साधन का उपयोग किए वयस्क रूप में थे। यह सवाल पूछने के बाद बीना ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है। मैं इसे कैसे कहूं? वेगापंक ने बाद में इस परिपक्वता तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसके बाद मेरी क्षमताओं की जरूरत नहीं रही। जर्मा समूह क्लोन युद्ध में माहिर है, लेकिन वेगापंक अलग है। उसके पास कई अन्य शोध परियोजनाएं हैं जो उसकी ऊर्जा को खर्च करती हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि उसने परिपक्वता तकनीक में जर्मा से बाद में महारत हासिल की। ईशान को भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि सिर्फ अपनी डेविल फ्रूट क्षमताओं का इस्तेमाल करके वेगापंक के प्रयोगों में मदद करना विश्व सरकार के लिए बीना को इतना महत्व देने के लिए काफी नहीं होगा। नई दुनिया में आने के बाद भी वे लगातार उसे ढूंढने के लिए मरीन वाइस एडमिरल भेजते रहे। दूसरे सुपरनोवास को देखो, उनमें से किसका इस तरह शिकार किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, बीना शायद इससे भी बड़े रहस्यों को जानती है या उनमें भाग लेती है। बीना ने आगे कहा, वेगापंक ने परिपक्वता तकनीक में महारत हासिल कर ली तो मेरी शैतानी फल जैसी क्षमताएं अब उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं रहीं। मुझे लगा कि विश्व सरकार मुझे रिहा कर देगी, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे फिर से ले जाने के लिए लोगों को भेज दिया। इस बार वे मुझे पवित्र भूमि मैरी जॉयस ले गए। वे तुम्हें अपनी शैतानी फल क्षमताओं का उपयोग करके 5 बुजुर्गों को शाश्वत युवा बनाए रखने की अनुमति तो नहीं देंगे, है ना? व्हाइटबियर्ड ने अचानक हस्तक्षेप किया। अपने शब्दों से सबको चौंकाते हुए देखकर व्हाइटबियर्ड ने समझाया, दरअसल 5 बुजुर्ग तो बस एक उपाधि है जिसे विश्व कुलीनों दिव्य ड्रैगन द्वारा विश्व सरकार के सर्वोच्च शासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन अजीब बात है कि कम से कम अपने जीवन के इतने वर्षों में मैंने वर्तमान 5 बुजुर्गों में किसी भी तरह के कार्मिक परिवर्तन के बारे में कभी नहीं सुना। मनीष ने पूछा, क्या आपका मतलब यह है, पापा, कि वर्तमान 5 बुजुर्ग लंबे समय तक जीने का कोई रास्ता खोज रहे हैं? व्हाइटबियर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बीना की तरफ देखा। सच क्या है, यह बीना के जवाब से साफ हो जाएगा। हालांकि बीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से जब वे मुझे ले गए तो उन्होंने मुझे 5 बुजुर्गों पर अपनी क्षमताओं का उपयोग करने नहीं दिया। ईशान और अन्य लोग दंग रह गए और पूछने ही वाले थे कि बीना ने अचानक बात घुमाई और कहा, उन्होंने मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन पर अपनी क्षमताओं का उपयोग करने को कहा था। बीना के अचानक पलटने पर सबकी पीठ लगभग मुड़ गई और आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या आप एक साथ ये सब नहीं कह सकते थे?
हालांकि ईशान ने फिर भी पूछा, उन्होंने तुम्हें दिव्य ड्रैगन पर अपनी क्षमताएं इस्तेमाल करने को कहा था। नतीजा क्या हुआ और क्या हो सकता है? बीना ने हाथ फैलाए और गुस्से से कहा, उन्होंने मुझे अपनी शैतानी फल की क्षमताएं एक बूढ़े जर्जर दिव्य ड्रैगन पर इस्तेमाल करने को कहा, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल मर सकता है। अब तो उसके बारे में सोचकर भी मुझे घिन आती है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकता है। फिर भी जब वह प्रकट हुआ तो उसके चारों ओर जवान खूबसूरत औरतों का एक समूह था। जब वह बूढ़ा आया तो मेरे साथ आए लोगों ने मुझे उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैंने उस समय तो विरोध किया, लेकिन मुझे खूब पीटा गया। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि बीना के अनुभव के बारे में क्या कहे। जब आम नागरिक दिव्य ड्रैगन का सामना करते हैं तो जरा सा भी प्रतिरोध मौत का कारण बन सकता है। अगर उसकी क्षमताएं न होती तो शायद वह वहीं मर जाती। बाद में बीना ने एक लंबी आ भरी, मानो अपनी झुंझलाहट निकाल रही हो, और बोली, मेरे पास उस बूढ़े दिव्य ड्रैगन की उम्र बदलने और उसे जवान रूप देने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल मैं उसे बच्चा बनाना चाहती थी, क्योंकि मौत के मुंह में पहुंचे बच्चों और बुजुर्गों में ही लड़ने की ताकत नहीं होती। फिर मैं उस कमीने को लात मारकर मार सकती थी। लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर मैंने ऐसा करने की हिम्मत की तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगी। न केवल तुम बच नहीं पाओगे, बल्कि अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंत मौत से भी बदतर हो सकता है। ईशान ने उससे कहा। हाँ, अब याद करके मैं बहुत आभारी हूँ, बीना ने कहा। उस बूढ़े को जवान बनाने के बाद मुझे ले जाकर बंद कर दिया गया, अच्छा खाना पीना दिया गया। उसके बाद हर दिन वहां एक बूढ़ा दिव्य ड्रैगन आता था जो मुझे उन पर अपनी शैतानी फल की क्षमताएं इस्तेमाल करने के लिए कहता था। इस बिंदु पर बीना अचानक हंस पड़ी, अपने पेट को पकड़ते हुए, और बोली, लेकिन आप लोग कभी भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? ईशान ने सहयोगात्मक स्वर में पूछा। आखिरकार वे सारे बूढ़े मर गए। बीना खिलखिलाकर हंसी। खासकर वह पहला वाला जिस पर मैंने अपनी शैतानी फल वाली क्षमताएं इस्तेमाल की थीं। मैंने पहरेदारों को फुसफुसाते हुए सुना था कि वह एक औरत के पेट पर मरा था। क्या हो रहा है? हर कोई हैरान था। यह आसान है, बीना ने कहा। हालांकि मैंने उनका रूप रंग बदलकर उन्हें जवान बना दिया, लेकिन यह सिर्फ एक बाहरी बदलाव था। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने सचमुच अपनी जवानी की स्फूर्ति वापस पा ली थी। मेरी शैतानी फल क्षमता अभी तक समय को पूरी तरह से नियंत्रित करने की स्थिति तक नहीं पहुंची है। इसलिए वे बूढ़े दिव्य ड्रैगन, हालांकि बाहर से जवान दिखते थे, उनकी उम्र नहीं बदली थी और उनके शरीर की बीमारियां भी ठीक नहीं हुई थीं। इसलिए अंत में वे मर ही गए। वह पहला बूढ़ा दिव्य ड्रैगन कुछ साल और जी सकता था, लेकिन उसने सोचा कि चूंकि वह जवान दिखता था, इसलिए उसने खुद को भोगविलास में लगा लिया और अपनी बची खुची ऊर्जा भी थोड़े ही समय में खत्म कर दी। वह कैसे न मरता? हम यही तो उनकी सजा है। मनीष और बाकी लोग यह सुनकर संतुष्ट हुए बिना जमीन पर थूक नहीं पाए। इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी दिव्य ड्रैगन के प्रति कोई सद्भावना नहीं है। बीना को भी यह अनुभव बताते हुए बहुत खुशी हुई। उसने कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, वे पुराने दिव्य ड्रैगन एक एक करके मरते गए। उस समय विश्व सरकार के लोग अफरा-तफरी में थे। एक बार तो उन्होंने मुझसे खास तौर पर पूछताछ भी की थी। जब मैंने उन्हें अपनी क्षमताओं के बारे में बताया तो उनके भाव अनमोल थे। हालांकि एक बात है जो मुझे चिंतित करती है। यह क्या है?
जब विश्व सरकार के वे अधिकारी जिन्होंने मुझसे पूछताछ की थी जा रहे थे तो वे बहुत निराश लग रहे थे और कुछ ऐसा कह रहे थे, अभी भी 12 युवा शल्य चिकित्सा जितनी अच्छी नहीं है। बीना ने कहा। उसके बाद मैंने उन पुराने दिव्य ड्रैगन की उम्र फिर कभी नहीं बदली। हालांकि उन्होंने मुझे मारा नहीं, लेकिन मुझे बंद करके रखा। बाद में जब पहरेदार और ढीले पड़ गए तो मैंने मौका पाकर एक बच्चे का रूप धारण कर लिया और मैरी जॉयस से भाग निकली। जब बीना ने 12 युवा सर्जरी शब्द का उल्लेख किया तो ईशान का दिमाग घूम गया और उसे अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। विश्व सरकार ने 12 युवा सर्जरी के विकल्प की तलाश में बीना पर कब्जा कर लिया। अमरता सर्जरी शब्द लंबे समय से इस दुनिया के कुछ विशिष्ट वर्ग में प्रचलित है। चूंकि अमरता के बारे में ऐसी किंवदंती है, इसका तात्पर्य यह है कि इतिहास में किसी ने वास्तव में अमरता सर्जरी करवाई होगी। यदि यह सर्जरी सचमुच अनंत जीवन प्रदान करती है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने यह सर्जरी करवाई थी वह आज भी जीवित है? बीना के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसा कोई अमर व्यक्ति अस्तित्व में है तो वह दिव्य ड्रैगन या विश्व सरकार के भीतर होना चाहिए। यह ठीक इसलिए है क्योंकि वे अमरता शल्य चिकित्सा द्वारा प्रदान किए गए अनंत जीवन के बारे में जानते हैं, इसलिए वे अमरता प्राप्त करने के तरीकों की अथक खोज करते हैं। कम से कम ईशान द्वारा एकत्रित की गई सारी जानकारी से तो यही लगता है कि वे इस लक्ष्य की ओर अथक प्रयास कर रहे हैं। कार्तिक का कृत्रिम यूरेनस प्रोजेक्ट, बीना की डेविल फ्रूट क्षमताओं का दोहन, और अब ईशान को यह भी शक है कि पैसिफिस्टा प्रोजेक्ट भी उनकी अमरता की खोज से जुड़ा हो सकता है। आखिरकार मानव शरीर को मशीनों में बदलना अमरता का ही एक रूप है। हालांकि अमरता इतनी आसानी से नहीं मिलती। हालांकि कार्तिक एक परीक्षण विषय के रूप में जबरदस्त जीवन शक्ति रखता है, फिर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। और बीना का शैतानी फल केवल रूप और शरीर बदलता है, इसका जीवन शक्ति या जीवनकाल से कोई लेना देना नहीं है। यह भी संभव है कि उन्होंने ज़ेफिर के छात्र एन के रिटर्न फ्रूट के साथ भी प्रयोग किया हो। रिटर्न फल में संभवतः अस्तित्व की परिभाषा शामिल है, जो किसी के अस्तित्व को 12 वर्षीय वृद्धि में पुनर्स्थापित करता है। इसलिए बीना के आयु फल की तरह यह जीवन शक्ति या ऐसी किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करता है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है, अन्यथा एन लंबे समय तक मरीन में नहीं रह पाता और विश्व सरकार और दिव्य ड्रैगन द्वारा कैद कर लिया जाता। अब देखें तो केवल 3 प्रकार के ही शैतान फल विश्वसनीय हैं और जीवन शक्ति से जुड़े हैं। एक है लक्ष्य का उपउप फल, लेकिन इसके लिए शैतान फल का उपयोग करने वाले को चिकित्सा कौशल में निपुण होना आवश्यक है। दूसरा है बिग माँ का सोल फल, जिसके लिए जीवन बढ़ाने के लिए दूसरों से आत्माएं एकत्रित करनी पड़ती हैं। आखिरी वाले की बात करें तो यह ब्रुक का पुनर्जीवित फल होना चाहिए। यह फल व्यक्ति को मरने और फिर से जीवित होने की अनुमति देता है, जिसे अमरता का एक और रूप भी माना जा सकता है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स अमरता की तलाश में इतनी दूर तक जाते हैं, यह कहना थोड़ा अटपटा होगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे मरना नहीं चाहते। इसलिए ईशान का मानना है कि अमरता की उनकी खोज शायद उनके तथाकथित राष्ट्रीय खजाने से जुड़ी है। ऋतु द्वारा डिकोड किए गए ऐतिहासिक पोनेग्लिफ्स से पता चलता है कि 0 शताब्दी के दौरान 3 प्राचीन हथियारों के बीच एक युद्ध हुआ था। अंततः विजेता बने और सत्ता हासिल की वे निश्चित रूप से दिव्य ड्रैगन थे। विजेता होने का मतलब है कि उनके पास कोई प्राचीन हथियार जरूर रहा होगा। उस समय प्लूटोन जल 7 में बना एक युद्धपोत था और पोसाइडन एक जलपरी राजकुमारी थी जो न जाने कितनी पीढ़ियों पहले की थी।
ये दोनों प्राचीन हथियार ऐसे नहीं थे जिन्हें दिव्य ड्रैगन नियंत्रित कर सकते थे। तो ईशान ने लगभग पुष्टि कर दी है कि सेलेस्टियल ड्रैगन के पास जो कुछ है वह केवल प्राचीन हथियार यूरेनस ही हो सकता है, जो उनका राष्ट्रीय खजाना है। दिव्य ड्रैगन इसी हथियार की शक्ति पर निर्भर रहकर अपनी विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली बनाए रखते हैं। यूरेनस जरूर बेहद शक्तिशाली होगा, वरना विश्व सरकार इतनी आशंकित नहीं होती। पांचों बुजुर्गों को दिव्य ड्रैगन द्वारा चुना जाता है, लेकिन ईशान अनुमान लगाता है कि पांचों बुजुर्गों की आने वाली पीढ़ियां मूर्ख नहीं हैं। अपार शक्ति होने के बावजूद उन्हें अपने ऊपर किसी सम्राट की क्या जरूरत है? मानव स्वभाव अप्रत्याशित होता है। दिव्य ड्रैगन के भ्रष्टाचार, मूर्खता और अहंकार को देखते हुए सामान्य लोग उनसे घृणा करेंगे, है ना? ऐसी परिस्थितियों में यह असंभव है कि उन्होंने दिव्य ड्रैगन को उखाड़ फेंकने के बारे में न सोचा हो। भले ही उन्हें कभी सृजनकर्ता माना जाता था, लेकिन 800 वर्षों के बाद उनकी कोई भी आभा बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी है। लेकिन फिर भी पांचों बुजुर्ग दिव्य ड्रैगन के आदेशों का पालन करते हैं। इसे केवल डर से ही समझाया जा सकता है। लेकिन आखिर यूरेनस क्या है? हालांकि इसे एक हथियार कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह कोई पारंपरिक हथियार ही हो। पोसाइडन को देखकर साफ है, यह एक तरह का जीवित प्राणी हो सकता है। शायद यूरेनस भी किसी प्रकार का प्राणी है, और चूंकि इसे नियंत्रित करने के लिए प्राणशक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अनुमान सही साबित होता है। ईशान ने जोर से सिर हिलाया। उसे अब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से वह समुद्र में गया था उसे यूरेनस और प्राचीन अस्त्रों से जुड़ी घटनाएं बार बार सुनने को मिल रही थीं। और संयोग से ईशान एक ट्रांसमिग्रेटर है जो इस दुनिया के कुछ छिपे हुए सच जानता है, इसलिए वह प्राचीन अस्त्रों के मामले के और करीब पहुंच रहा है। अरे, क्या यह हो सकता है कि प्राचीन हथियारों के बारे में सच्चाई सचमुच मेरे द्वारा उजागर की जाएगी? बात तो यह है कि उस मगरमच्छ ने शायद इस संभावना का अंदाजा लगा लिया होगा और इसीलिए वह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे याद है कि पहले वह प्लूटोन को लेकर काफी जुनूनी था। ईशान, तुम क्या सोच रहे हो? बीना के बोलने के बाद भी ईशान को काफी देर तक चुप देखकर और अब सिर हिलाते हुए देखकर व्हाइट बियर्ड को स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा हुई और वह उससे पूछे बिना नहीं रह सका। लेकिन वह उसे ऐसी अटकलों के बारे में कैसे समझाए? तो ईशान मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं। व्हाइट बियर्ड ने उसे गौर से देखा। उसे लगा कि ईशान सच नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने बीना से कहा, ठीक है, हालांकि तुम्हारी बातों की पुष्टि जरूरी है, लेकिन लगता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो। ऐसे में तुम मोबी डिक पर ही रहो और आरव के लौटने का इंतजार करो। हम अब तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अरे, मुझे आश्चर्य है कि उस लड़के आरव के चेहरे पर क्या भाव होंगे जब उसे अचानक पता चलेगा कि उसका एक चचेरा भाई है। मनीष ने हंसते हुए कहा, जिससे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सभी सदस्य हंस पड़े। इसीलिए तो जीवन हमेशा आश्चर्यों से भरा रहता है। ईशान ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हालांकि बीना ने व्हाइट बर्ड की बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि ईशान से पूछा, तुमने पहले कहा था कि तुम आरव को बचाने के लिए वानो देश जा रहे हो। यह सही है? ईशान ने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बीना ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। मेरे साथ चलो। ईशान ने आंखें चौड़ी कर लीं। तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? अगर तुम आरव से मिलना भी चाहती हो तो इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है ना? जानती हो, आरव मुझसे कभी नहीं मिला। बीना ने हाथ फैलाए।
अगर मैं जहाज पर ही उसका इंतजार करूं तो शायद वो मुझे अजनबी समझे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं और उसे बचाने में मदद करूं तो शायद वो मुझे, इस रिश्तेदार को जिससे वो कभी नहीं मिला, जल्दी स्वीकार कर ले। और वैसे भी मैं खुद देखना चाहती हूं कि वो सुरक्षित है। अच्छा। एक पल के लिए तो ईशान को उसे मना करने का कोई कारण नहीं मिला। प्लीज। बीना ने हाथ जोड़कर शरारत से आंख मारते हुए विनती की, क्या तुम आरव के सबसे अच्छे भाई नहीं हो? मेरा एक काम कर दो। वैसे भी तुम्हारे साथ नए यों को कोई खतरा तो नहीं होगा, है ना? मुझे साथ ले आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन तुम हमारे साथ कैसे आओगे? ईशान ने सिर खुजलाया। मनीष और मैं वहां हवाई जहाज से जाने की योजना बना रहे हैं, तुम तो उड़ नहीं सकते। तो फिर तुम मुझे हवाई जहाज पर ले जा सकते हो। बीना बोली। मैंने पहले कभी हवाई जहाज नहीं उड़ाया। और इसके अलावा, बोलते हुए बीना ने दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ ली और थोड़ा उछलते हुए ईशान से कहा, और मेरी छाती तो बहुत बड़ी है। जब तुम मुझे उड़ाओगे तो मैं तुम्हें कसकर पकड़ लूंगी। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है। उफ। ईशान के मुंह से लगभग खून निकल आया। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सदस्य जोर जोर से हंस पड़े। बीना का व्यक्तित्व वाकई कुछ और ही था। रुको। ईशान ने जल्दी से बीना को रोका और कहा, चलो साफ कर देते हैं। तुम्हें साथ ले जाना ठीक है, पर बेहतर होगा कि मैं तुम्हें उड़ाकर न ले जाऊं। क्यों? मुझे डर नहीं लग रहा, तुम्हें डर लग रहा है। बीना हंसी। नहीं, मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं मुझे इसका पछतावा न हो जाए। ईशान भी हंस पड़ा। ड्रैगन हंटर पायरेट्स में कोई भी मुझे उड़ान भरने की इजाजत नहीं देता। बस बीना ने इसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो इतनी हिम्मत दिखा रही है। इसलिए ईशान ने मनीष की ओर इशारा किया, जो किनारे से शो देख रहा था, और कहा, यदि आप उड़ना चाहते हैं तो मनीष का आपके साथ होना सबसे अच्छा है। बीना ने मनीष की तरफ देखा, जो हक्का बक्का था, अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं उसे कैसे ले जा सकता हूं? बस फीनिक्स बन जाओ। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी लपटों का कोई तापमान नहीं है, बीना को अपनी सवारी करने दो, क्या यह काम नहीं करेगा? सवारी करो। मेरी सवारी करो। मनीष का चेहरा काला पड़ गया। मैं तो बस मजा देख रहा था, मैं इसमें कैसे फंस गया? बेशक ईशान बीना को गोद में उठाकर उड़ तो नहीं सकता था। इतने गले लगने और पकड़ने से क्या होगा, कौन जाने? आरव को देखकर वह इसे कैसे समझाएगा? ठीक है, मैं तुम्हें भाई की तरह मानता हूं, और तुम वास्तव में मेरे चचेरे भाई के साथ संबंध बनाना चाहते हो। तो फिर ईशान क्या जवाब दे? कहो, मानो या न मानो, तुम्हारी बहन की छाती ने ही पहला कदम उठाया था। तो बेहतर है कि उसे मनीष के साथ घूमने दिया जाए। और हाँ, फीनिक्स पर सवारी, इस दुनिया में कितने लोगों को ऐसा अनुभव मिलता है। दरअसल व्हाइट बियर्ड भी बीना को जहाज पर नहीं रखना चाहता था। इस लड़की की भूख तो बहुत ज्यादा थी। कुछ ही दिनों में उसने मोबी डिक पर मौजूद खाने का लगभग आधा हिस्सा खा लिया था। समुद्री डाकू तो पहले से ही बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन उसने तो समुद्री डाकुओं से भी ज्यादा खा लिया। वे उसे खाना खिलाने में असमर्थ थे। इसलिए जब ईशान ने कुशलता से जिम्मेदारी मनीष पर डाल दी तो मामला सुलझ गया। आरव का विवर कार्ड निकालकर उसे धीरे धीरे हिलते हुए देखकर दिशा की पुष्टि करते हुए ईशान ने अपने ज्वाला पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। मनीष उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी बाहें फीनिक्स के पंखों में बदल गई थीं। लेकिन इससे पहले कि वह उड़ पाता, बीना अचानक पीछे से उसकी पीठ पर कूद पड़ी।
उसने अपनी टांगें मनीष की कमर में लपेट लीं और अपनी बाहें उसकी गर्दन में कसकर जकड़ लीं और उत्साह से चिल्लाई, आओ उड़ो। मनीष का गला बीना ने लगभग दबा दिया था, उसकी जीभ लगभग बाहर निकल आई थी। सिर पर काली लकीरें थीं। उसने उदास होकर कहा, जबरदस्ती पकड़ो। फिर अपनी भुजाओं को झटकते हुए वह आकाश में उड़ गया। याहू! जैसे ही वे उड़ान भरने लगे, बीना ने अपना बायां हाथ मनीष के गले में डाल दिया, दायां हाथ अपने सिर पर रखी टोपी पर रख दिया ताकि तेज हवा उसे उड़ा न ले जाए, और उत्साह से चिल्लाई। आसमान में उड़ने के बाद मनीष ईशान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सिर के पिछले हिस्से पर दबी ये दो मुलायम चीजें क्या थीं? ध्यान भटकने के कारण मनीष लगभग आसमान से गिर ही गया। कई बार लड़खड़ाता और पलटता रहा, फिर आखिरकार अपनी उड़ान स्थिर कर पाया। इस दौरान खुद को गिरने से बचाने के लिए बीना मनीष को और भी कसकर पकड़ पाई। तभी बीना उसके कान में फुसफुसाई, भाई मनीष, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शरारती हो जाओगे, मेरा फायदा उठाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करोगे। बोलते बोलते बीना ने मनीष के सिर के पिछले हिस्से को अपनी छाती से सटाते हुए जोर से पकड़ लिया और बोली, अगर तुम्हें कुछ फायदा चाहिए था तो तुम मांग लेते। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फायदा नहीं देती। ये तरीका कितना घटिया है। मनीष रोने ही वाला था। ये जानबूझकर कैसे किया? साफ है तुम ही खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने तो मुझे लगभग समुद्र में गिरा ही दिया था। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो तुम्हारे भाई की चचेरी बहन है, इसलिए तुम उसे मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। इस पल मनीष को आखिरकार समझ आ गया कि ईशान बीना को हवाई जहाज में क्यों नहीं ले जाना चाहता था। ये तो सरासर यातना थी। इसलिए जब मनीष ने ईशान को पकड़ा, जो जानबूझकर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए अपनी गति धीमी कर रहा था, तो उसके चेहरे पर नाराजगी थी। दोनों को उड़ते हुए देखकर जोजू व्हाइटबियर्ड के पास खड़ा हो गया। आकाश की ओर देखते हुए बोला, पापा, क्या आपको लगता है कि वे ठीक होंगे? जाहिर है वे ठीक होंगे। व्हाइटबियर्ड ने ईशान द्वारा दिए गए जग से शराब का आखिरी घूंट पिया। मतलब क्या उसने उसे पहले ही खत्म नहीं कर दिया? फिर जग एक तरफ फेंक दिया। अपना नागिनाटा पकड़कर उसने खुद को सहारा दिया और डेक पर खड़ा हो गया। उसके विशाल शरीर की परछाई पड़ रही थी जब वह चिल्लाया, बेटों, रवाना होने के लिए तैयार हो जाओ। व्हाइटबियर्ड का मतलब सब समझ गए। हालांकि वे वानो देश के मामलों में दखल नहीं दे सकते थे, लेकिन अगर व्हाइटबियर्ड समुद्री लुटेरों ने आरव के पकड़े जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो योंको क्रू का चेहरा कहाँ होगा? और इस मामले का मूल कारण बीस्ट्स पायरेट्स में है, इसलिए पोप्स ने उनके खिलाफ कदम उठाने की योजना बनाई। सबसे पहले जानवरों समुद्री डाकुओं के 1 दर्जन या अधिक क्षेत्रों पर हमला करें। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इससे योनको के बीच युद्ध भड़केगा, पोप्स को अब इसकी परवाह नहीं थी, उसे पहले अपना गुस्सा निकालना था। व्हाइटबियर्ड के शब्द सुनकर मोबी डिक के चालक दल ने जोरदार जयकारे लगाए और तुरंत कार्रवाई में जुट गए। आकाश में ईशान और मनीष, जिनमें से एक के पंख काले और दूसरे के पंख नीले थे, अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जैसा कि ईशान ने कहा था, मनीष की नीली लपटें उसकी डेविल फ्रूट क्षमता की स्वाभाविक विशेषता थीं और बेहद अद्भुत थीं। वे भयंकर रूप से जलती हुई प्रतीत हो रही थीं, लेकिन उनका तापमान नियंत्रित था। बीना मनीष की पीठ से चिपकी हुई थी। हालांकि दोनों तरफ लपटों का समुद्र था, उसे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत ईशान अलग था। कुछ दूरी से भी बीना और मनीष भयानक गर्मी की लहरों को महसूस कर सकते थे। उसने जानबूझकर अपने ज्वाला पंखों के तापमान को नियंत्रित नहीं किया, क्योंकि पंख जितनी अधिक भयंकर रूप से जलते थे,
उसकी उड़ान की गति उतनी ही तेज होती थी। हालांकि मनीष बीना को गोद में उठाए हुए था, जैसा कि उसने पहले कहा था, उसकी उड़ने की गति धीमी नहीं थी। लेकिन बेचैन बीना अब उसकी ठुड्डी के नीचे फैली हुई दाढ़ी को छू रही थी। अरे ईशान, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हम बारी बारी से उसे गोद में उठाएं? मनीष ने बेबसी से कहा। हालांकि ईशान ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें इतना निर्णायक जवाब देना जरूरी है? एक भाई के तौर पर तुम इतने अविश्वसनीय कैसे हो सकते हो? क्या हम अच्छे परिवार के सदस्य नहीं हो सकते? मनीष अवाक रह गया। उसकी पीठ पर लेटी बीना ने यह सुना और तुरंत दुखी होकर बोली, अरे, मेरे जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को ले जा रहे हो और तुम तैयार नहीं हो? जवान और खूबसूरत लड़की? कौन जाने तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम तो बताओगी भी नहीं। मनीष ने मुंह बनाया। परिणामस्वरूप इस टिप्पणी ने सीधे तौर पर बीना के भालू गले हमले को जन्म दिया। जरा सोचिए, अगर सिर्फ ईशान और मनीष होते तो शायद वे चुपचाप अपनी यात्रा पर निकल पड़ते। अब बीना के साथ यात्रा वाकई ज्यादा जीवंत थी और नीरस नहीं लगती थी। मनीष की गति के अनुकूल होने के कारण ईशान ने सुपरसोनिक उड़ान का इस्तेमाल नहीं किया। लगभग 2 घंटे उड़ान भरने के बाद ईशान को नीचे समुद्र में एक द्वीप दिखाई दिया, तो उसने मनीष को नीचे उतरकर आराम करने के लिए बुलाया। हालांकि उड़ना शानदार लगता है, लेकिन असल में न तो ईशान और न ही मनीष इसे ज्यादा देर तक बरकरार रख पाए। ईशान की उड़ान नींद को खा गई और इसी तरह मनीष की उड़ान ने सहन शक्ति को खा लिया, क्योंकि वह अपनी डेविल फ्रूट क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। जाने से पहले व्हाइटबर्ड समुद्री लुटेरों ने उनके लिए खाने पीने का एक बड़ा थैला तैयार किया था, जिसमें सारा खाना और पानी था, जिसे ईशान ले जा रहा था। जब वे आराम करने के लिए द्वीप पर उतरे तो उन्होंने खाने के लिए कुछ खाना निकाला। जब बीना ने इतना सारा खाना देखा तो वह खुद पर काबू नहीं रख सकी और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। उसके गाल फूल गए। ईशान और मनीष ने आश्चर्य से देखा कि भोजन का वह बड़ा थैला कुछ ही देर में बीना ने आधा खा लिया। उनकी भावनाएं अवर्णनीय थीं। जब वह आरव के साथ खाना खाता था तो ईशान को पहले से ही लगता था कि आरव को बहुत भूख लगी है। एक ही बार में दर्जनों प्लेटें ऐसे खा जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब बीना को देखकर ईशान को लगा कि आरव बस कमजोर है। अरे, हमारे लिए भी कुछ बचा लो। ईशान और मनीष ने बीना की तरफ दुहखी होकर देखा और कहा, हमारा भी हिस्सा है इसमें। यह खाना पहले 2 दिन तक चलने वाला था। अगर बीना इसी तरह चलती रही तो शायद एक ही बार में खत्म हो जाएगा। क्या फिर उन्हें फिर से खाने के लिए कोई आबाद द्वीप ढूंढना पड़ेगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दूंगी। बीना को इसकी परवाह नहीं थी और वह लगातार खाती रही। लेकिन उसी समय अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे बीना इतनी डर गई कि उसका गला घुट गया। शायद जब यह तेज आवाज आई तो वह अपना खाना निगलने ही वाली थी। उसका चेहरा लाल और गर्दन फूली हुई देखकर उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए ईशान ने जल्दी से उसे पानी का एक जग दिया। उसे डर था कि कहीं वह दम घुटने से मर न जाए। इस प्रक्रिया के दौरान एक के बाद एक धमाकेदार आवाजें आती रहीं। आखिरकार जब बीना ने पानी की मदद से खाना निगल लिया तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन फिर गुस्से से उठी, एक ऊंची जगह पर चली गई और समुद्र की ओर देखने लगी। वह देखना चाहती थी कि किस कमीने ने उसका गला घोंट दिया था। तीनों ने पहले ही पहचान लिया था कि अभी जो तेज आवाजें आ रही थीं, वे तोपों की आवाजें थीं। निश्चित रूप से द्वीप के दक्षिण पूर्व दिशा में समुद्र पर बड़ी संख्या में समुद्री डाकू जहाज